हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। गाइस देखो, बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर जो है ना, जो क्वेश्चंस हैं वो आप ज्यादा से ज्यादा कराओ। देखो क्या है ना कि, और कुछ लोग तो ये भी कमेंट बॉक्स में मैंने पढ़ा, उन्होंने ये भी कहा है कि सर जो आप करा रहे हैं वो थोड़ा स्लो चल रहा है। तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूं कि मैटर ये नहीं करता कि हम स्लो चल रहे हैं या फास्ट चल रहे हैं। मैटर ये करता है कि हमें सबको लेके चल रहे हैं। मैटर ये करता है हर एक बच्चे को लेके चल रहे हैं जो हमें इस समय देख रहा है, क्योंकि उतनी ही वैल्यू वो भी रखता है जितनी वैल्यू आप रखते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो कह रहे हो वो गलत है, बिल्कुल नहीं। हम फास्ट चलेंगे, उसका भी वक्त आएगा। हम पहले साइंस सीख रहे हैं जो कि केबीएस में एक अलग सा पार्ट बन गया है, क्योंकि इसके पहले कभी था नहीं। अभी 2018 से आ गया है साइंस, तो इंपॉर्टेंट चीजें हो गई हैं साइंस की, ठीक है। और रही बात कि आपको जरूरी नहीं है कि हर सेशन में जो लोग पढ़ लिए हैं, वो जरूरी नहीं कि हर सेशन में उनके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही आए। कुछ एक क्वेश्चन अच्छे हो सकते हैं, या उनके लिए हो सकता है कि वो क्वेश्चन आसान हो, बट कुछ बच्चों के लिए टफ होते हैं। तो मैं तो एक आदमी को लेके नहीं चल सकता। आप खुद सोचो, आप क्लास में अगर पढ़ाने जाओगे एज ए टीचर, तो क्या आप एक बच्चे को पढ़ाने जाओगे या सारे बच्चे को पढ़ाने जाओगे? तो आपको तो सारे को पढ़ाना है। तो जो बच्चे को ज्यादा क्वेश्चन आ रहा होगा, उसको अच्छे से आ रहा होगा, उसको आपको समझाने के लिए नहीं फोकस करना है। हमें उस बच्चे को समझाने के लिए फोकस करना है जिसको नहीं आ रहा है। और वो बच्चा जिसको ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, उसको जो डाउट है, उसके लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है। आप वहां पे अपने डाउट्स को सेंड कर सकते हो, या फिर सर के कांटेक्ट में जाकर के आप उनसे डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में डायरेक्ट आ सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको सर के कांटेक्ट में जाना होगा, अंकित सर के, और वो आपको प्रिफर करेंगे मेरा नंबर। देन आप मेरे कांटेक्ट में आ सकते हो अगर आपको ज्यादा डाउट बन रहा है, ठीक है। तो ये तरीका है। और बाकी मैं जो क्वेश्चन का लेबल लेके चल रहा हूं वो यही लेके चल रहा हूं। देखो, आपके केबीएस में ना साइंस ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी साइंस ही आ रही है। मैं क्या कर रहा हूं कि आपके केबीएस में ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी साइंस आ रही है। ऐसा नहीं है। इसमें बहुत ही, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि काट काट के टॉपिक रखे गए हैं, छांट के पूरी तरह से टॉपिक रखे गए हैं साइंस के अंदर, कि फिजिक्स का ये इतने पार्ट आएंगे। फिजिक्स में देखो, इलेक्ट्रिसिटी आपकी आती नहीं है, लाइट आपके सिलेबस में नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लाइट आपके सिलेबस में नहीं है, मैग्नेट नहीं है आपके सिलेबस में। तो ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में सारे के सारे दे रखे हैं, नहीं, बहुत सारी चीजें नहीं दे रखे हैं। उसी तरह से आप अगर देखोगे केमिस्ट्री का सेक्शन, तो केमिस्ट्री में केमिकल्स जो आता है ये नहीं है, टाइप ऑफ केमिकल नहीं है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, केमिकल रिएक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। केमिकल को स्टेबिलिटी यानी कि केमिकल को संतुलित करना भी नहीं है। रिएक्शंस से रिलेटेड जो हमारा एक सेक्शन होता है वो भी नहीं है आपके इसमें। तो ऐसा नहीं है सब कुछ है, लेकिन जो नहीं है मुझे वो ध्यान देना होता है कि कौन सी चीज है कौन सी नहीं है, तब मैं क्वेश्चन छांट पाता हूं, अलग कर पाता हूं। क्योंकि मेरा ये काम नहीं है कि मैं आपको कोई भी चीज आके और बता दूं, वो आपके सिलेबस में हो या ना हो। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। हाँ, हालांकि हमारी जो बायोलॉजी की सीरीज चल रही थी, उस सीरीज को अभी थोड़ा सा स्टॉप किए हैं, धीरे धीरे उसको भी कंटिन्यू करेंगे। मैं वो सीरीज फ्रॉम केबीएस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहा था, मैं वो सीरीज कंप्लीट बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा था। मतलब बायोलॉजी चाहे केबीएस में आए, चाहे आपके यूपी का जो सुपर टेट होता है उसमें आए, ठीक है, चाहे वो आपके किसी भी एग्जाम में आए, टीजीटी में आए, कहीं भी आए, तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा बायोलॉजी का। मैं बस इसलिए पढ़ा रहा था, वो केबीएस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं नहीं पढ़ा रहा था। क्लियर हो गया? तो आई होप आप लोग समझे होगे, अच्छे से समझे होगे मुझे, ठीक है। और जो लोग अभी हम लोगों से पहली बार जुड़ रहे हैं, वो अपने व्हाट्सएप से अपना नाम और अपनी पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए वो तैयारी करना चाहते हैं, वो लिख करके इस नंबर पे मैसेज कर दें, जिससे उन्हें व्हाट्सएप के एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और उन्हें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। क्लियर हो गया? चलिए मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने लिखा गया है, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें मास आपको बताना है। तो देखो, अगर आप मास देखे हो, यहाँ पे मोल देख रहे हो, तो आपके दिमाग में एक सिंपल सा फॉर्मूला चलना चाहिए हमेशा के लिए। देखो, जो मैं आपको बता रहा हूं वो ध्यान देना। मोल इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास।
मॉलिक्यूलर मास, देखो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा। मॉलिक्यूलर मास जो होता है, जैसे अगर कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसका कितना द्रव्यमान होगा, ये होता है उसका मतलब। कोई मॉलिक्यूल है उसका कितना द्रव्यमान होगा, ये होता है उसका मतलब, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, सॉरी, हाँ एटॉमिक नंबर 7 होता है, एटॉमिक मास 14 होता है। तो अगर हम N2 की बात करें तो इसमें 2 एटम है नाइट्रोजन के, ध्यान से समझिएगा, 2 एटम है नाइट्रोजन के। तो N2 का जो मॉलिक्यूलर मास होगा, ध्यान से समझिएगा, N2 का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स इंटू N, और एक N का जो मास है वो कितना है, 14 है। तो 2 इंटू 14 इज इक्वल्स टू 28। क्लियर हो गया? तो इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। क्लियर हो गया? अब मैं आपसे बात करता हूं, अगर एक मोल की, एक मोल के बारे में बात करें, ये तो हो गया मॉलिक्यूलर मास, आपको शायद समझ में आया होगा। इसी तरह से अगर हम कार्बन के बारे में बात करें, C12, अगर कहीं आपको लिखा गया है C2, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 2 इंटू 12 यानी कि 24 होगा, बिकॉज एटॉमिक मास का मल्टीप्लीकेशन हम यहां पे कराते हैं। क्लियर हो गया? अब अगर हम बात करें मोल की, मोल का क्या कॉन्सेप्ट होता है, तो याद रखिए मोल का कॉन्सेप्ट होता है कि एक मोल जो होता है वो होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स के बराबर, मॉलिक्यूल्स के बराबर, मॉलिक्यूल्स के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक मोल H2O, एक मोल हम पानी ले लें, तो उस पानी में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम होंगे, किसके, पानी के। उस पानी में, एक मोल के पानी में इतने एटम होंगे पानी के, ठीक है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम होंगे पानी के। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। पानी के जो इतने कण होंगे वो एक मोल के अंदर होंगे। मतलब अब एक सिंपल सा एग्जांपल समझो, जैसे आप सुने होंगे बूंद बूंद से सागर भरता है, तो ये जो बूंद बूंद है इसी को हम एटम बोलेंगे, और वो जो सागर है वो एक मोल है, तो एक सागर हो गया। या आप कह सकते हो एक डिब्बा हो गया जिसमें पानी की बूंद बूंद पड़ी हुई है। अगर हम बोले 2 मोल हो गया तो इसका मतलब 2 डिब्बा हो गया। तो मोल का ये कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब मास जो होता है वो तो आपका ऑलरेडी दिया ही होता है कि कौन से सॉल्यूशन का कितना मास है, वो आपको दिया होता है कि 2 ग्राम के सॉल्यूशन में, 20 ग्राम के सॉल्यूशन में, या 28 ग्राम के सॉल्यूशन में, ये आपको दिया होता है। अगर नहीं दिया होता है तो यही फाइंड आउट करना होता है। तो अभी जो क्वेश्चन हम लोग निकालने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, उसमें यही फाइंड आउट ही करना है। तो आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि भैया मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमारे एटम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी एटम के एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, ठीक है, एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है। और मोल का कॉन्सेप्ट क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। तो मोल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ध्यान से देख लीजिए। आपको मैं ज्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, सिंपल सी चीज बताना चाहता हूं। मोल इज इक्वल्स टू मतलब एक मग में मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब आपको पहले क्वेश्चन को अगर हम लगाएं तो आपको इसमें मोल कितना दिया है, तो वो दिया है 0.5। जब आप बुक पढ़ोगे ना आपको बहुत टेढ़ी टेढ़ी खील दिखेगी इसमें। अच्छा, आपको निकालना क्या है, देखो यहां पहले ही लिखा गया है हमें मास फाइंड आउट करना है, तो भैया मास जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। चलो, मॉलिक्यूलर मास आपको पता होना चाहिए इस केस में, तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, यहां पे क्या लिखा है N2, तो N2 का मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना, 14, इसका मतलब 2 इंटू 14 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 28 ग्राम। क्या हो गया, 28 ग्राम। क्लियर हो गया? अब देखिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा काम करेंगे। आपसे पूछा गया है मास, तो इस फार्मूले से मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल्स टू, ये दोनों एक दूसरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मोल इंटू
मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एंड दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो प्लीज ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, वहां पे जाइए, आपका केबीएस का एक एक टॉपिक को मैंने डिफाइन करके वहां पे साइंस का स्पेशल कोर्स आपके लिए बना के रखा गया है, और पूरा कंप्लीट कोर्स ओनली 2999 में अवेलेबल है। साइंस का कोर्स 999 में अवेलेबल है, आप वहां से अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। तो देखिए मोल की वैल्यू कितनी है, मोल आपको दिया गया 0.5 इंटू मॉलिक्यूलर मास आपका निकला है 28 ग्राम। तो जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.5 को आप लिख सकते हो 1/2 इंटू 28 इज इक्वल्स टू 14 ग्राम। देन दिस विल बी योर आंसर। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन लगाओगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। अब आप लोग बताओ यहां पे क्या दिया है हमें, क्वेश्चन में क्या गिवन है, मोल गिवन है। तो हम लिख लेते हैं मोल इज इक्वल्स टू 0.5 इज इक्वल्स टू 1/2, 1/2, ठीक है। अच्छा मास हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन यहां लिखा है नाइट्रोजन एटम, N2 नहीं लिखा है, नाइट्रोजन लिखा है। इसका मतलब यहां पे मॉलिक्यूलर मास अगर हम निकालें, मॉलिक्यूलर मास अगर हम निकालें तो वो है 14 ग्राम, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है मास। तो सिंपल है, मास का यही फॉर्मूला यहां भी लगेगा, ठीक है। तो हम यहां पे फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। मोल की जगह पे हमें मिला है 1/2 और मॉलिक्यूलर मास की जगह पे मिला है 14 ग्राम। क्या मिला है, 14 ग्राम। तो 14 से मल्टीप्लाई कराएंगे, देन यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा 7 ग्राम। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो देखो ये तो पूरा कॉन्सेप्ट था मोल के ऊपर। अभी इसके बाद जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट है एटम्स के ऊपर, नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर। तो नंबर ऑफ एटम्स is proportional to mole. 1 mole is equals to 6.022 into 10 to the power 23 एटम या मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ध्यान से समझिएगा ये जो कॉन्सेप्ट है। देखिए यहां पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम लिखा है ना, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन का मतलब केवल n लिखा है, N2 नहीं है, ठीक है, केवल n लिखा है। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम आपसे पूछा है। देखिए सबसे पहले तो आपको यहां पे नंबर दे दिया है एटम का, तो हमें मोल पता होना चाहिए, क्योंकि हमें भैया जो फार्मूला पता है वो मोल में पता है। देखो फार्मूला हमें किस में पता है, मोल में पता है। तो हमें सबसे पहले मोल फाइंड आउट करना होगा। अच्छा आपको क्या पता है, ध्यान से समझिएगा। आपको पता है कि 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम, ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए, या आप कह सकते हो कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम इज इक्वल्स टू 1 मोल। अब आपको बताना है कि 3 इंटू 011 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम में कितने मोल होंगे। तो बहुत सिंपल सा काम करना होता है, आपको लिखना है 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। और ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल, ठीक है। तो यहां से हम डिवाइड करेंगे तो ये इससे कैंसिल, ये देखो 2 बार में आ जाएगा, तो 1/2, यानी कि नंबर ऑफ जो मोल निकलेगा वो 1/2 निकलेगा। इस केस में अगर हम मोल देखें तो ये निकला है 1/2, ठीक है। इसी तरह से इस केस में कितना मोल होगा, तो ये तो साफ दिख रहा है कि भैया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 लिखा है, इसका मतलब इसमें 1 मोल है। कितना है, 1 मोल है। और इसका देखो इसमें 6.022 का आधा दिख रहा था 3.011, तो इसलिए इसमें आधा मोल हो गया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपको मोल का कॉन्सेप्ट निकालने आ गया ना तो बहुत आपको इजी हो जाएगा। और ये मैथमेटिक है, इतनी मैथमेटिक तो आपको आनी ही चाहिए। और देखिए पिछली बार हमसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल पूछा था, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगली बार आपसे केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पूछ ले,
कोई डाउट नहीं है, विदाउट एनी डाउट वो पूछ सकता है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे कि हम बायोलॉजी रट के जाएंगे और हम पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। भले ही मुझे नहीं पता है कि पेपर में कैसा आएगा, लेकिन इतना तो मुझे पता है पेपर देख के पिछले साल का और इस बार का कंपटीशन देख के आपको साफ पता है कि कोई भी कॉन्सेप्चुअल चीज है, देखो कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर होना ही चाहिए, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा पूछा जाएगा और बायोलॉजी में भी अगर पूछा जाएगा तो काफी डीप पूछा जाएगा। इसीलिए बायोलॉजी की जो सीरीज थी वो मैं काफी डीपली उसको रन करा रहा था। क्लियर हुआ? तो ये चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है 36 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका हो जाएगा, अगर यहां पे हम पता करें कि मोल कितना है, तो मोल हमारा हाफ है। ठीक है, अब हमें पता करना है मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमारे पास कितना है, मॉलिक्यूलर मास जो है वो हो जाएगा, चूंकि नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन का सिंपल सा है 14 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने, नेक्स्ट है देखिए, अब हमें पता करना है मास कितना है। तो मास का बहुत सिंपल सा फार्मूला मैंने आपको बताया। देखो एक क्वेश्चन के ऊपर मैंने इतने क्वेश्चन इसलिए करवाए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि आगे कोई डाउट ना बना रहे इसमें। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहां पे हम लिखेंगे, हमें फार्मूला पता है, मास हमें फाइंड आउट करना है। फार्मूला पता है, मोल इज इक्वल्स टू मास अपान मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। मोल हमें फाइंड आउट है, यानी कि 1/2 मोल की जगह पे हमने लिख दिया, मोल की जगह पे। मास हमें पता करना है, तो मास के लिए हमने सिर्फ मास लिख लेना है। एंड मॉलिक्यूलर मास हमें पता है 14, तो यहां पे हम 14 लिखेंगे। ठीक है, अभी देखो 14 जो है वो यहां पे जाके मल्टीप्लाई करेगा, देन हम इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू 14 इज इक्वल्स टू मास। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 ग्राम इज इक्वल्स टू मास। क्लियर हो गया? तो ये हमारा आंसर होगा। दूसरा है, देखो क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है था नहीं, बस इतना था कि नंबर दिए दिया था आइटम का, तो इसलिए आपको वहां पे सिंपल से एक चीज ध्यान में सिर्फ रखनी थी कि नंबर में कितने मोल होंगे, बस यही आपको ध्यान में रखना था। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ मोल हमें मिला है वो मिला है 1। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास जो है वो कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास जो है वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा N2 है, नाइट्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है, इसलिए 2 इंटू 14 हो जाएगा। आपको याद होना चाहिए, देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है ये आपको याद होना चाहिए। कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। मैंने आपको बता रखा है कम से कम 1 से 20 यानी 1 से लेके 20 तक के जितने भी एटम हैं उनके एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन लगा पाओगे एग्जाम में। 2 इंटू 14 की वैल्यू कितनी हो गई, 28 ग्राम की हो गई, और हमें मास फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो देखो मोल की वैल्यू 1 दिया ही गया है, मास हमें फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर मास कितना है 28 है, ये यहां पे चला जाएगा, देन हो जाएगा मास इज इक्वल्स टू 1 इंटू 28, आंसर हो गया आपका 28 ग्राम। ठीक है, तो दिस विल बी आवर आंसर एंड इट इज आवर आंसर ऑल्सो। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, आपके फिजिक्स से है। आपको आज बायोलॉजी तक की पूरा सफर करवा दूंगा, केमिस्ट्री से फिजिक्स फिर बायोलॉजी। ठीक है, तो पूरा सफर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिएगा ध्यान से कि अ ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, जैसे ही आपको कहीं दिखे रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो हो गई है, जीरो हो गई है। हिंदी वाले अपना इधर देखते रहे, आराम नहीं, ये होता है विरामावस्था से शुरू। हिंदी ऐसे करोगे तो आराम से ही लिखेगा वो, मतलब ये गूगल ऐसे ही ट्रांसलेट करता है, वो विरामावस्था से लिखना चाहिए था। ठीक है, चलो रेस्ट, अटेन वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। देखो बहुत अच्छा गेम है यहां पे। एक तो आपको जो वेलोसिटी दी गई है फाइनल, वो दी गई है 72 किलोमीटर पर आवर में, लेकिन टाइमिंग जो दी गई है ना वो दी गई है मिनट में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये दी गई है। ठीक है,
तो अब इसका जो रिलेशन है ना वो हमें बनाना बहुत जरूरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है और ये मिनट में है। देखो या तो ये पूरी चीजें आवर में ही हो, किलोमीटर आवर का मतलब हो गया एमकेएस सिस्टम में ही हो, ठीक है, मीटर एंड सेकंड के सिस्टम में हो। अगर ये किलोमीटर आवर में दिया है तो टाइम भी आवर में होना चाहिए। और या तो हम क्या करें कि दोनों चीजों को सेकंड वाले बेस में चेंज करें, यानी एमकेएस में चेंज करें। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। तो मैंने आपको एक चीज समझाया था, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको समझाया है कि जब भी आप किलोमीटर पर आवर से चेंज करते हो मीटर पर सेकंड में, किसमें, मीटर पर सेकंड में आप चेंज करते हो। अब ये 72 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना, तो यहां पे आप 72 लिख लो। याद रखना आपको एक वैल्यू कंफ्यूज करती है, वो आर है 8/15, कि कौन सा ऊपर रहेगा कौन सा नीचे रहेगा, ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने का बहुत सिंपल सा ट्रिक है मेरे पास। आपका दिया गया है किलोमीटर में, आपको बदलना है मीटर में। तो आप बताओ, मीटर छोटा है ना, मीटर क्या है, छोटा है, यानी छोटे में चेंज करना है। तो ये छोटा वाला हमारा ऊपर रहेगा, छोटा वाला क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। क्लियर हो गया? चलिए, सॉरी गाइज, ये 5/18 होगा, तो इसको सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी एक मिस्टेक हो जाता, आप लोगों के कमेंट लग जाते कि सर ये गलत हो गया। चलो अच्छी बात है, टाइम से याद आ गया। ठीक है, तो ये 5/18 होगा, क्योंकि 1000 डिवाइडेड बाई 3600 होता है, तो ये 5/18 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5/18 लिखेंगे। अब देखो 18 चौको 72, 5 चौको कितना हो जाएगा, 20। तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। रिमेंबर इट, आपकी स्पीड हो गई है 20 मीटर पर सेकंड की, एंड टाइमिंग जो है वो आपको दी गई है 5 मिनट की। तो 5 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, 5 मिनट में आपके हो जाएंगे 5 इंटू 60। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 300 सेकंड हो जाएंगे 5 मिनट में। कितने सेकंड हो जाएंगे, 300 सेकंड हो जाएंगे 5 मिनट में। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 300 सेकंड, और इसको हम लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकंड। तो अब हर चीज आपकी एमकेएस सिस्टम में आ चुकी है। अब हम क्या दिया है, अब देखिए लिखा गया है एज्यूमिंग द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। हम ऐसा मान लेते हैं कि जो त्वरण है वो एक समान है, एक यूनिफॉर्म है। तो एक्सेलरेशन क्या है, तो आपसे पूछा गया है पहली चीज एक्सेलरेशन क्या है, फर्स्ट। दूसरा आपसे क्या पूछा गया है, दूसरा आपसे पूछा गया है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी हमसे डिस्टेंस यस की वैल्यू पूछी गई है। तो देखो, अगर यहां पे देखोगे तो गति के समीकरण का पहला जो समीकरण होता है वो हमारा यहां पे लगेगा, बिकॉज यू भी दिया है, वी भी दिया है, टी भी दिया है, ए फाइंड आउट करना है। तो पहले के लिए v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी हो गई है 20, u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, t की वैल्यू कितनी हो गई है 300। ठीक है, अभी देखो ये 300 यहां पे क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 300 यहां पे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 300। भाई जीरो को हम ऐड करेंगे ना तो उसमें तो कोई चेंजेस आएगा नहीं, यहां से हो जाएगा ये कैंसिल, ये इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा a की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको पॉइंट में निकालना है देन आप निकाल सकते हो विदाउट एनी डाउट, आपका मन करे आप पॉइंट में निकाल सकते हो। नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया, देखो अगर एग्जाम में हम लगाएंगे ना तो हम ये जरूर ध्यान देंगे कि आंसर किस में लिखा गया। अगर किलोमीटर में रखा गया है तो हमें मीटर में चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। याद रखिएगा, अगर आंसर आपका किलोमीटर आवर के रिस्पेक्ट में दिया गया है चारों ऑप्शन में, तो हमें मीटर में चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर आंसर में चारों ऑप्शन में किलोमीटर नहीं दिखता है तो हम मीटर में ही चेंज करके लगाएंगे। ठीक है, दूसरा S इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अगर ये स्पीड जो है ना वो डाउन हो रही होती, यानी जो हमारी ट्रेन है उसकी स्पीड क्या हो रही होती, लास्ट में 0 हो रही होती, तो हम हर जगह माइनस लेते, यहां पे भी माइनस लेते और यहां भी माइनस लेते, क्योंकि स्पीड क्या होती है, रिटार्ड होती। जो एक्सेलरेशन है वो रिटार्डेशन में चेंज हो जाता। क्लियर हो गया? अब देखिए एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी, यू की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है तो इसको तो पूरा 0 कर देगा। देन हमारे पास क्या बचा, हाफ इंटू ए की वैल्यू है 1/15 इंटू
टी की वैल्यू है, टी की वैल्यू 300, तो इसका मतलब 300 इंटू 300 हम लिखेंगे। ठीक है, अब देखो 15 से डिवाइड करोगे तो 15 टू जा कितना हो जाएगा 300, सॉरी 15 टू जा 30, तो यहां पे 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 10, या मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3000 मीटर, या ये जो डिस्टेंस आएगी वो हो जाएगी 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर में वो जो ट्रेन है वो 5 मिनट के अंदर अंदर 72 किलोमीटर की स्पीड जो है वो पकड़ लेगी। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, मोशन से रिलेटेड ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A car accelerate uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds. Calculate the acceleration. देखिए यहां पे दिया गया है एक कार जो है वो यूनिफॉर्मली 18 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट कर रही है। अब बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर स्टार्टिंग तो दिया नहीं गया। अरे भैया आपको दो ही डेटा दिया गया है स्पीड से रिलेटेड, एक है 18 किलोमीटर पर आवर और दूसरा डेटा है 36 किलोमीटर पर आवर का। तो यह दोनों डेटा दिया गया है ना, तो ये दोनों डेटा में आपको u की वैल्यू 18 हो जाएगी, v की वैल्यू 36 हो जाएगी। अब यहां पे गेम देखो 5 सेकंड लिख दिया, सारी चीजें आवर में दिया, इसको 5 सेकंड लिख दिया, तो भैया फटाफट इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। ठीक है, तो u की वैल्यू जो दी गई है 18 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी जब हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो देखिए कितनी हो जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर। जल्दी से बताइए कितनी हो जाएगी, बहुत जल्दी से बताइए, 5 मीटर की हो जाएगी। तो 18 इंटू 5 डिवाइड बाई 18, 18 से 18 कैंसिल, कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। और चूंकि 18 का अगर 5 आ रहा है तो 36 का 10 आएगा, सिंपल है, तो इसका हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, v की वैल्यू 36 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाएगी आपकी 10 मीटर पर सेकंड। और देखो, और इसमें टाइमिंग दी गई है 5 सेकंड की। आपसे पूछा है एक्सेलरेशन बता दीजिए, चलो भैया बता देंगे, नंबर फर्स्ट हमसे यही पूछा गया है। नंबर सेकंड हमसे पूछा गया डिस्टेंस बता दीजिए। तो अब दोनों काम आप लोग करोगे, हम सिर्फ आपको फॉर्मूला लिख के देंगे। पहले में हम यूज करेंगे v इजिकल्स टू यू प्लस 80, यहां से हम फाइंड आउट करेंगे a की वैल्यू, फिर यही a की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में हम पुट करेंगे s इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। a की वैल्यू यहां पुट करेंगे और बाकी सब हमें दिया है। उसके बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में, होमवर्क है ये आपका, आप हमें लगा के टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट बॉक्स में जरूर दिखाएंगे। लास्ट जो आपने होमवर्क किया था मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सबने रिस्पॉन्स किया था, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू। आप लोग ऐसे ही रिस्पॉन्स कीजिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन इज पॉसिबल टू स्विम इन वाटर। कितना अच्छा क्वेश्चन है। पानी में तैरने के लिए कौन सा नियम न्यूटन का लगता है? इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में यानी कल के वीडियो में आपको बताऊंगा इसका आंसर। और जो ये पिछला हमने होमवर्क दिया इसको भी मैं लगाऊंगा, इसका भी आंसर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में ये दोनों के आंसर मैं बताऊंगा। नेक्स्ट है, ये भी आपका होमवर्क है, कुछ होमवर्क भी लो कि बस हमसे भी पढ़ते रहोगे। कितने देर से हम बोले जा रहे हैं, तो कुछ आप लोग भी काम करो। देखा गया एसआई यूनिट ऑफ पावर इज इक्विवेलेंट टू वॉट। जो वाट होती है, जो पावर की एसआई यूनिट है, पावर की जो एसआई यूनिट है वो है वॉट। वो है क्या? वॉट। और ये जो वॉट है ये किसके बराबर है? ये जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से किसके बराबर है वॉट? यानी कि आप सिंपल सा बता दो कि पावर की एमकेएस सिस्टम में क्या यूनिट होगी, बस यही आपको बताना है, सिंपल सा। और ये आपको बताना है। अब पावर इक्वल्स टू होता क्या है? वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? काम क्या होता है? F इंटू डी अपॉन टी। एफ का फॉर्मूला क्या होता है? M इंटू ए इंटू डी अपॉन टी। अब इससे ज्यादा पोस्टमार्टम मैं नहीं कर सकता, आपको बताना है। इन्हीं के यूनिट को आपको पुट डाउन कर देना है, आंसर आ जाएगा आपका फटाफट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन फॉर्मिंग कंपाउंड। देखिए
ऑक्सिलेट जो होता है, कैल्शियम ऑक्सिलेट जो होता है, ये मैक्सिमम आपके टमाटर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और टमाटर के जो बीज होते हैं, टमाटर के जो बीज होते हैं, कैल्शियम ऑक्सिलेट, इसी की वजह से हमारे किडनी के अंदर स्टोन होता है, पथरी जो होती है किडनी के अंदर, वो कैल्शियम ऑक्सिलेट के कारण होती है। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। और इसी का यूज किया जाता है, कपड़े पे इंक अगर गिर जाए तो उसको हम धुलने के लिए, साफ करने के लिए हम इसी का यूज करते हैं, ऑक्सिलेट का, कैल्शियम ऑक्सिलेट का नहीं, ऑक्सिलेट का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, ये आपको पता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, NaOH, NaOH नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, NaHOH है शायद, NaHOH है, मुझे ये क्लियर नहीं है, मैं आपको कल क्लियर कर दूंगा। बाइकार्बोनेट NaHOH ही है, आई थिंक NaHOH ही है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बट फिर भी सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, इसे ही खाने का सोडा कहा जाता है, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। मैग्नीशियम सिट्रेट जो है, ये गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा कैल्शियम ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट जो है वो पथरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला थोड़ा सा आप लोग चेक कर लीजिएगा, मुझे अभी दिमाग में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बट मेरे हिसाब से तो यही सही है। चलिए ठीक है, सॉरी, हाँ यहाँ पे देखो NaHCO3 होगा, क्लियर हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3 होगा, ठीक है, इसको सही कर लेते हैं, NaHCO3 होगा, कार्बोनेट है ना, तो CO3 होगा, NaHCO3 जो होगा, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला है ये, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, जो रिस्पॉन्सिबल होता है पथरी के लिए वो है कैल्शियम ऑक्सिलेट, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट, पिछले जो तीनों क्वेश्चन हैं, ये तीनों क्वेश्चन को आप लोग लगाओगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले इनको बताऊंगा, फिर हम लोग कुछ और मिक्सिंग क्वेश्चन फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के लेके आएंगे। तब तक थैंक यू सो मच।